पेपर 3 यूनिट 5। आज का विषय है कक्ष में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम। यही आज का विषय है, यही आज का टॉपिक है, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यानी क्लासरूम में एक टीचर का क्या रोल होता है, किन किन भूमिकाओं में रहते हैं, कौन कौन सी भूमिकाओं को अदा करते हैं, यानी कौन कौन सी भूमिकाओं को उनको रूपों को अपनाना पड़ता है। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लगभग मैंने टीचर्स की 9 भूमिकाओं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यानी देयर आर मेन 5 रोल्स ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम। ठीक है, और मैंने लिखा भी है, आप ब्लैकबोर्ड पर ध्यान से देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। मैंने 9 का नाम लिख चुका हूँ, पहले मैं आपको बता दूं, आप ध्यान देंगे। नंबर 1, ऊपर हेडिंग में दिया हूं, वर्ग कक्षा में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ अ टीचर इन क्लासरूम। अब आते हैं 9। आप देखते हो कि 1 से लेकर 9 तक मैंने नाम लिखा है, पहले सबका नाम बता दूं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। पहला, कक्षा प्रबंधक। टीचर से क्या होता है, पहले क्या होते हैं वो, कक्षा प्रबंधक। क्लास मैनेजर होते हैं, क्लास मैनेजर। दूसरा है ज्ञान प्रशिक्षक या सिखाने वाला, द नॉलेज इंस्ट्रक्टर। क्या है, इंस्ट्रक्टर, द नॉलेज इंस्ट्रक्टर और द लर्नर। तीसरा है मार्गदर्शक, द गाइड। चौथा है संसाधन विशेषज्ञ, द रिसोर्स स्पेशलिस्ट, द रिसोर्स स्पेशलिस्ट। पांचवा आयोजक या व्यवस्थापक, द ऑर्गेनाइजर, द ऑर्गेनाइजर। छठा में है सलाहकार, द मेंटोर, द मेंटोर। सातवां में है प्रेरक, द मोटिवेटर। आठवां में है आदर्श, रोल मॉडल। 9 में है मूल्यांकनकर्ता, द असेसर। ये 9 भूमिकाओं में एक शिक्षक क्लासरूम में रहते हैं। अब आइए एक एक पर चर्चा करते हैं। पहला है क्लास मैनेजर, कक्षा प्रबंधक। उस पर मैं आता हूं। शिक्षक जब कक्ष में रहते हैं तो शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हैं। शैक्षिक वातावरण का निर्माण क्यों किया जाएगा, शैक्षिक वातावरण है क्या? शैक्षिक वातावरण से तात्पर्य होता है कि पूरे क्लास के माहौल को इस तरह तैयार किया जाए, विषय वस्तु को, विषय सामग्री को इस तरह प्रस्तुत करने का वातावरण तैयार किया जाए ताकि छात्र अध्ययन के प्रति ललायित रहे, अध्ययन में रुचि ले तथा अनुशासन भी बना रहे। इसको बोलते हैं कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन में और सब बात कहते हैं। क्लास जब मैनेजर की बात करेंगे तो मैनेजर से बनता है मैनेजमेंट। क्लास मैनेजमेंट की जब बात करेंगे तो टीचर्स को हाइट के अनुसार देखना पड़ता है, बैठा है कि नहीं बैठा है बच्चे। हाइट के अनुसार इसलिए कि छोटा हाइट आगे बैठेंगे, बड़ा हाइट उसके पीछे, ताकि सबको श्यामपट कर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अगर हाइट जिनकी बड़ा है वो आगे बैठ जाएंगे तो हाइट जिसका छोटा अगर पीछे बैठेगा तो उसको स्पष्ट रूप से श्यामपट कर दिखाई नहीं देगा। इसको बोलते हैं कक्षा प्रबंधक। क्लास मैनेजर के रूप में पूरी कक्षाओं को देखते हैं, पूरे अनुशासन को बनाए रखते हैं और शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करते हैं ताकि बच्चे अध्ययन में रुचि ले, सीखने के लिए ललायित हो। ठीक है, दूसरा आते हैं ज्ञान प्रशिक्षक या सिखाने वाला, जो हम बात करते हैं, नॉलेज इंस्ट्रक्टर और द लर्नर। अब ज्ञान प्रशिक्षक क्या है, मैंने ज्ञान प्रदान करने वाले। क्लासरूम उनकी क्या भूमिका रहती है, बच्चों के बीच ज्ञान को बांटना, ज्ञान को प्रदान करना। तो कैसे ज्ञान, तो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान प्रदान करना। निर्धारित पाठ्यक्रम क्या, कक्षा के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित रहते हैं। उस निर्धारित पाठ्यक्रम को शिक्षक क्या करते हैं,
बहुत सारी शिक्षण विधियों का निर्माण करके शिक्षण कार्य करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षण कार्य करते हैं मतलब ज्ञान देते हैं बालकों को। निर्धारित पाठ्यक्रम बालकों के लिए वो विषय अनुसार होता है। हर विषय के बाद क्लास स्तर में डिवाइड रहता है। हम किस क्लास में जा रहे हैं, शिक्षक किस क्लास में है, किस क्लासरूम में है, तो उसके क्लास के स्तर के अनुसार उनका पाठ्यक्रम निर्धारित रहता है, सिलेबस निर्धारित रहता है। निर्धारित सिलेबस का ज्ञान शिक्षक को बालकों को देना रहता है, प्रस्तुत करना रहता है, शिक्षण कार्यों की रुचि बनानी रहती है ताकि बच्चे सीखें। उसके लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं और विभिन्न शिक्षण विधियों के साथ तकनीकी का निर्माण करते हैं। अब दृश्य सहायक सामग्री का भी निर्माण करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार से अपने ज्ञान को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों तक पहुंचाते हैं। ये होता है ज्ञान प्रशिक्षण। तीसरा में आते हैं मार्गदर्शक, या इसको हम लोग पथ प्रदर्शक भी बोल सकते हैं। मार्गदर्शक इंग्लिश में द गाइड। शिक्षक क्या करते हैं क्लासरूम में? बालकों के कठिनाइयों का निवारण करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? वो मित्रवत व्यवहार करते हैं। बालकों से मित्रवत व्यवहार करते हुए बालकों की कठिनाइयों का निवारण करते हैं और छात्रों में आदर्शपूर्ण जीवन, विनम्रता, सक्रियता आदि गुणों का विकास का प्रयास करते हैं। यानी बालक सक्रिय रहे, सीखने के लिए तत्पर रहे, ललायत रहे, वो आदर्श बालक बने, वो विनम्र बने। इन सारी चीजों का प्रयास करते हैं। वो शिक्षण कार्य में कुछ प्रश्न करते हैं, बालकों के व्यवहार को देखते हैं, प्रश्नों का उत्तर देता है, अपने शिक्षण कार्य करते हैं और एक मार्गदर्शक के रूप में भी रहते हैं। शिक्षक क्लासरूम की मैं बात कर रहा हूँ। द गाइड रहते हैं, वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे विनम्र भाषा का प्रयोग करना है। और आपका जो आदर्श जीवन है, कैसे आदर्श जीवन होगा, इसको भी बताते हैं। सिर्फ अपने विषय वस्तु को नहीं बताते हैं। एक स्टूडेंट्स के आदर्श जीवन की ओर आकर्षित करते हैं, उनको बताते हैं कि आप एक अच्छा स्टूडेंट्स है। एक आदर्श नागरिक बनने के लिए कौन कौन से गुणों का आवश्यक है, आप शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, अपने अन्य मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी देते हैं और कठिनाइयों के समय उसका उपाय बताते हैं। यानी क्या होता है? मार्गदर्शक का काम करते हैं। चौथा में आते हैं संसाधन विशेषज्ञ, रिसोर्स स्पेशलिस्ट। अब क्या होते हैं? क्लासरूम में एक शिक्षक को संसाधन विशेषज्ञ के रूप में भी उपस्थित रहना पड़ता है, यानी उसकी भी भूमिका में रहती है संसाधन विशेषज्ञ। तो शिक्षक वह है जो जानना चाहता है कि छात्र को किस चीज की तलाश है, छात्र क्या सीखना चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है, वह उसकी व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन देते हैं, उसकी व्यवस्था हेतु तरीका बताते हैं या उसकी उचित व्यवस्था भी करते हैं। अब क्या है? बालक को सीखना चाहता है, छात्र को सीखना चाहता है, सामान्य व्याख्यान विधि से नहीं समझ रहा है, कुछ अन्य शिक्षण विधियां करते हैं, तब उसमें के लिए क्या करते हैं? हम शिक्षण सहायक सामग्री का हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि श्रव्य सामग्री का उपयोग करें या दृश्य सामग्री का उपयोग करें या श्रव्य दृश्य दोनों सामग्री का उपयोग करें। तो शिक्षण उसकी व्यवस्था करते हैं क्लास में, यानी बालकों तक का जो अधिगम सरल हो जाए और सीखने में उनकी रुचि बन जाए, उनका ध्यान पूरे शिक्षक की ओर आकर्षित हो। इसके लिए संसाधन विशेषज्ञ की भूमिका निभाते हैं और सारी संसाधनों की व्यवस्था करते हैं। सारी संसाधनों में सभी कुछ आ जाते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री से लेकर शिक्षण में जो आवश्यक सामग्रियां उसके लिए सारी व्यवस्थाएं शिक्षक करता है। लेकिन उससे पहले वह जानना चाहता है कि छात्र को किस चीज़ की तलाश है, वह क्या सीखना चाहता है, हम क्या तकनीकी अपना सकते हैं, कौन सा माध्यम अपना सकते हैं, कौन सी शिक्षण विधियाँ कर सकते हैं और उसके लिए क्या संसाधन की आवश्यकता होगी, हमें किन सामग्रियों का इस्तेमाल करना होगा। तो शिक्षक संसाधन विशेषज्ञ होता है। पांचवा में आते हैं आयोजक या व्यवस्थापक। आयोजक में क्या करना पड़ता है इसको, यानी शिक्षक आयोजक की भूमिका में कैसे आते हैं, वो मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो ये शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, आयोजक करते हैं। क्या आयोजन करते हैं?
तो एक शिक्षण कार्य के लिए बहुत सारी गतिविधियों का भी आयोजन करना पड़ता है, और एक शिक्षक की सफलता इसी पर निर्भर करती है कि कितने प्रकार की गतिविधियां कक्षा कक्ष में करा सकते हैं। अपने शिक्षण में विविधता कैसे लाते हैं, शिक्षण विधि में, शिक्षण कार्य में विविधता कैसे लाते हैं, ताकि अधिगम सरल बने, बालक सीखे। उसके लिए वे क्या करते हैं, अब वे देखते हैं कि बालक आगे क्या करना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, और उसके लिए गतिविधियों का निर्धारण करते हैं और उसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। अब कई गतिविधियों का संचालन क्लास में करना पड़ता है। अब बात करेंगे कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती है क्लासरूम की। जब बात करते हैं क्लासरूम से बाहर जो बहुत गतिविधियां हैं, वार्षिक खेलकूद करा सकते हैं, ठीक है ना, दौड़ कंपटीशन करा सकते हैं, बहुत तरह की होती है, बैडमिंटन करा सकते हैं, कबड्डी करा सकते हैं, खो खो करा सकते हैं। लेकिन क्लासरूम की जब मैं बात करता हूँ तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना पड़ता है। कैसे, कविता वाचन, सस्वर कविता वाचन प्रतियोगिता करा सकते हैं, भाषण प्रतियोगिता करा सकते हैं, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता करा सकते हैं, प्रश्नोत्तरी जिसको क्विज बोलते हैं वो भी करा सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कराते हैं क्लास में, और ये शिक्षक इसकी भूमिका में रहते हैं, आयोजक की भूमिका में। उसके लिए वातावरण तैयार करते हैं, क्या हमें प्रश्नोत्तरी करना है यानी क्विज करना है, क्या हमें भाषण करना है, कि आज हमें ओरल एक्सप्रेशन मौखिक अभिव्यक्ति की प्रतियोगिता करानी है, क्या आज अंत्याक्षरी कराना है, क्या सस्वर कविता पाठ वाचन करना है, कौन कौन सी प्रतियोगिता कराई है क्लासरूम में, और कुछ इंडोर गेम्स भी होते हैं उसका भी निर्धारण करते हैं शिक्षक, यानी शिक्षक आयोजक के भूमिका में रहते हैं। यानी गतिविधियों का निर्धारण एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी करना। अब आते हैं छठा नंबर पर, सलाहकार, द मेंटोर। मेंटोर की बात करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले इसमें सलाहकार कैसे बनेंगे, जो छात्रों को सुनने के लिए हम अवसर देंगे, यानी छात्र क्या कहना चाहते हैं या सुनने के लिए समय निकालना। शिक्षक छात्रों को कक्षा में स्वामित्व की भावना प्रदान करते हैं, कैसे, उनकी बातों को सुनकर, यानी छात्र शिक्षक से क्या कहना चाहता है या सुनने के लिए समय निकालना। शिक्षक छात्रों को स्वामित्व की भावना प्रदान करते हैं। स्वामित्व क्यों, क्योंकि छात्र कुछ कहना चाहता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता है, और जब शिक्षक समय निकालकर उसकी बातों को सुनेंगे तो उसे लगेगा कि ये कक्षा कक्ष अपना है, ये शिक्षक हमारे अपने हैं, ये साथी अपने हैं, और सारे जो क्लास फेलो हैं, जो कक्षा में उनके सहकर्मी हैं, उनके साथीगण हैं, सभी अपने हैं। यानी स्वामित्व की भावना उसमें उत्पन्न। व्यवसायिक निर्देश भी देते हैं सलाहकार के रूप में, कैसे, तो देखते हैं बालकों की रुचि, आवश्यकता एवं क्षमता को देखकर सलाह देते हैं कि बालकों की रुचि क्या है, उसके लिए आवश्यकता क्या है, बालक की क्षमता क्या है, बालक क्या सीख सकता है, तो इसके लिए सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं शिक्षक। और क्लासरूम में शिक्षण कार्य करते समय पता कर लेते हैं कि बालक की आवश्यकता क्या है, किस चीज में रुचि ले रहा है, बालक की क्षमता क्या है। हो सकता है बालक कबड्डी में बहुत अच्छा कर सकता है, हो सकता है बालक, हम क्लासरूम में करा रहे हैं कविता का सस्वर वाचन, उसकी गला बहुत अच्छा है, सस्वर वाचन कर सकता है, संगीत में भी रुचि ले सकता है बालक। नाटक कराते हैं कक्षा कक्ष में, हो सकता है बालक अभिनय में बहुत अच्छा करे, किसी की भूमिका बहुत अदा अच्छा से कर सकता है, यानी नाटक में अच्छा कर सकता है। हो सकता है क्विज कंपटीशन, उसकी जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत उच्च स्तर का हो, इसका भी वो जांच कर सकता है। हो सकता है बालक गणित में बहुत रुचि लेता हो सकता है बालक का अंग्रेजी बहुत अच्छा हो सकता है बालक का मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छा हो। यानी इन सारी बातों को कैसे पता चलेगा, सुनने के लिए समय देना होगा शिक्षक को। तो शिक्षक क्या होता है, सलाहकार के रूप में, मेंटोर के रूप में भी कार्य करता है। ये बोलते हैं कि छठा भूमिका में रहता है, छात्रों को सुनने के लिए जो समय देता है, उनके आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ाई करता है शिक्षक, तो उसको सलाहकार बोलते हैं। सातवां में आते हैं प्रेरक, मोटिवेटर, द मोटिवेटर। अब कैसे द मोटिवेटर बनेगा, तो अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है,
सीखने के लिए प्रेरित करता है। बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो शिक्षण जिस समय चलते रहता है तो उस पाठ में रुचि नहीं लेते हैं, उस अध्याय में रुचि नहीं लेते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी खास विषय वस्तु पर रुचि नहीं लेते हैं। तो उनको प्रेरित करना, उनको रुचिकर बनाना। और प्रेरित के लिए आप लोग मोटिवेशन के लिए आप लोग पढ़े होंगे, माइक्रो टीचिंग जब क्लासेस चलता होगा तो कैसे अपनी प्रेरणा देंगे, जो मोटिवेशन की बात करते हैं। जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो बीच बीच में प्रश्नों का निर्माण करते हैं। जब बालक प्रश्न करता है और हम बालकों के स्तर के अनुसार हम समझते हैं कि ये तीक्ष्ण बुद्धि का बालक है, कि ये औसत बालक है, कि ये मंद बुद्धि का बालक है, ये अनुशासनहीन बालक है, कि अनुशासन में रहता है, ये मधुर व्यवहार है, ये आक्रामक, सारी व्यवस्थाओं को शिक्षक समझते रहते हैं। उसी के अनुसार क्या करते हैं कि जो तेज बालक है वो तो रुचि लेगा अध्ययन में, जो कमजोर बालक है, मंद बुद्धि का बालक है, तो कैसे प्रेरित करेंगे? शिक्षण कार्य करते समय उसे हल्के प्रश्न का निर्माण करके पूछते हैं, हल्का प्रश्न करते हैं, और बालक जब जवाब देगा तो बोलते हैं बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमने सही उत्तर दिया, अब ध्यान दो और अगला प्रश्न फिर मैं करूंगा और आपको वेरी गुड मिलेगा, आपको एक्सीलेंट भी मिल सकता है, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो प्रेरित करते हैं सीखने के लिए। उनका उद्देश्य क्या होता है कि सीखने के लिए बालक प्रलापित करते हैं। क्यों? मंद बुद्धि का बालक है, छोटे प्रश्न करेंगे, हल्के प्रश्न करेंगे, बालक आसानी से उत्तर देगा और उत्साहित होगा। जब हम उसको बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड, इन सब जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं यानी प्रेरक, मोटिवेट करते हैं इन सब शब्दों से, तो बालक प्रेरित होता है। 8वां में आते हैं आदर्श, रोल मॉडलिंग। आप लोग कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि मेरा रोल मॉडल, कोई लोग साहित्यकार को बोलते हैं, कोई वीर पुरुष को बोलते हैं, कोई देशभक्त को बोलते हैं, कोई किसी नेता को बोलते हैं, कोई किसी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको बोलते हैं, कोई फिल्म अभिनेता को बोलते हैं। बहुत सारे लोग जैसे सामान्य भाषा में मेरा रोल मॉडल कलाकार लोग सुनिएगा, कोई बोलेगा अमिताभ बच्चन है मेरा रोल मॉडल, कोई बोलेगा दिलीप कुमार थे मेरा रोल मॉडल, कोई बोलेगा राजेश खन्ना। उसी तरह शिक्षक, कोई बोलता है वो साहित्यकार हमारे रोल मॉडल थे, कुछ बोलता है हमारे माता पिता रोल मॉडल थे, यानी आदर्श। अब यहाँ पर बात आती है कि कक्षा में कैसे रोल मॉडलिंग होते हैं। तो मैं बता दूं, छात्र शिक्षक के साथ बहुत समय व्यतीत करते हैं क्लासरूम में, प्रत्येक दिन व्यतीत करते हैं। शिक्षक आते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, यानी कम से कम 6 से 7 घंटिया तक चलते रहती है, लगभग 6 घंटे तक कक्षा में रहता है वाला। शिक्षक आते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं। उस समय होता क्या है, बालक शिक्षक के हर एक गतिविधियों को बारीकी से देखता है, शिक्षक के हर एक गतिविधियों को ध्यान से देखता है। जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, उनको पढ़ाने की शैली क्या है, उनका व्यवहार क्या है, कैसा आचरण करते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी बोलने की शैली क्या है, उनका आवाज क्या है, मधुरता है, कठोर है, क्या है, और उनकी हर एक गतिविधियों का अनुकरण करता है बालक। और शिक्षक इन सारी बातों से अनजान रहते हैं, लेकिन एक आदर्श शिक्षक के सारे गुणों का अनुकरण करता है बालक, यानी वो एक रोल मॉडल के रूप में भी रहते हैं, एक छात्र के लिए आदर्श रहते हैं। किसी शिक्षक, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुनिएगा, बोलते हैं वो शिक्षक हमारे आदर्श है, मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, उन्होंने जो सलाह दिया, परामर्श दिया, उसी रास्ते को मैं अपनाऊंगा। वो सही रास्ते बताते हैं, वो बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं, माने व्यवहार कौशल है, वो सबसे स्नेह करते हैं। तो वो क्या होते हैं, कुछ छात्रों के लिए आदर्श बन जाते हैं। यानी रोल मॉडलिंग की भूमिका में भी शिक्षक को रहना होता है क्लासरूम में। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो भी कार्य करेंगे, जो भी गतिविधियां करेंगे, जो भी आहार व्यवहार करेंगे, बालक उसका अनुकरण करेंगे, और इसीलिए छात्रों के लिए क्या होते हैं, वो आदर्श हो जाते हैं, यानी रोल मॉडलिंग में भी आते हैं शिक्षक। 9वां और अंतिम आता है, सारी चीजें हो गई, हम क्लासरूम में आए, कक्षा प्रबंध कर लिए, ज्ञान भी दे दिए बालकों को, मार्गदर्शन भी कर दिए हैं, संसाधन विशेषज्ञ के रूप में सारी संसाधन भी उपलब्ध करा दिए हैं क्लासरूम में ताकि बालक सीखेगा। बहुत सारी शिक्षण सहायक जो भी क्रियाएं उसको भी करा दिए, मैंने उसको बोलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज, वो भी क्लासरूम में करा दिए। हम एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो गए, सारे चीज हो गए,
और अंत में शिक्षक क्या करता है? मूल्यांकन करता है। तो 9वां में क्या हो जाएगा? 9 नंबर की बात करें तो मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी उसको भूमिका निभानी पड़ती है। मूल्यांकनकर्ता की भूमिका, द असेसर क्या करता है? जितने भी शिक्षण कार्य किए हैं, जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं बालकों को, वो कहां तक ज्ञान अर्जित किया है, उसके ज्ञान के स्तर की जांच के लिए हम कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ गतिविधियां करते हैं। जो गतिविधियों की मैं बात करता हूं वो भी मैं बहुत से बालकों को सिखा रहा हूं। मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे वृद्धि करेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति वृद्धि कैसे होगी, तो आपको स्वरों में उतार चढ़ाव पर ध्यान देना होगा, आपको शुद्धता लानी होगी, उच्चारण में शुद्धता लानी होगी, संकोच को हटाना होगा, सारी चीजें हम बता दी हैं। लेकिन उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हुआ है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे? उससे कुछ टॉपिक देके बुलवा, वो सस्वर वाचन कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करेंगे? कुछ पद्यांश में देंगे कि 4 लाइन कविता पढ़ के सुनाओ। हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, हम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उससे कुछ प्रश्नों का निर्माण करते हैं। बीच बीच में शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं, ज्ञान देते हैं, यानी ज्ञान प्रशिक्षक हो गए, सिखाते हैं बालकों को। तो बालक कहाँ तक सीखा है इसकी जानकारी के लिए क्या करते हैं? बीच बीच में प्रश्नों का निर्माण करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। हम बता दिए कि चलिए संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बालक से पूछते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हो गए? बालक बता दिया 5 भेद। बताओ व्यक्तिवाचक, तो बालक के स्तर के अनुसार किसी बालक से पूछा, अच्छा व्यक्तिवाचक का एक उदाहरण दो, अच्छा ये उदाहरण खत्म हो गया, तुम बताओ समूहवाचक का उदाहरण दो, तुम बोलो द्रव्यवाचक क्या होता है, परिभाषा बताओ। मैंने बालकों को देख के, अगर तीव्रवृत्ति का बालक है तो बोलेंगे 5 का नाम बताओ, और उसके बाद बोलो व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या है, समूहवाचक की परिभाषा क्या है, और जो थोड़े मंदबुद्धि के बालक रहेंगे बोलेंगे अच्छा बताओ समूहवाचक का कोई एक उदाहरण दे दो, और उसको क्या करते हैं? प्रॉम्प्ट करते हैं, यानी प्रेरित करते हैं उत्तर देने के लिए। हल्के प्रश्न का निर्माण करेंगे, बालक उत्साहित हो जाएगा, प्रेरित भी करेंगे। और लास्ट में जो मैं बताया अभी मूल्यांकन पे मैं बात कर रहा था, मूल्यांकनकर्ता करते हैं, यानी प्रश्नों का निर्माण करके बालकों का मूल्यांकन भी करते हैं। कक्षा कक्ष 3 में मैं बात कर रहा हूँ, कक्षा कक्ष में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप लोग भी जानते होंगे कि हम लोग जो शिक्षण कार्य करते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण करते हैं, और उसकी जो उद्देश्य होते हैं बहुत अलग अलग उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य होता है कि बालकों की शिक्षण रुचि बनाए रखने के लिए बीच बीच में प्रश्नों का निर्माण करते हैं, यानी मूल्यांकन करते हैं बालकों को, कहाँ तक सीखा, मेरे ज्ञान को कहाँ तक हासिल किया है, बालक अपने स्तर तक ज्ञान हासिल किया कि नहीं किया। इन सारी चीजों को जानने के लिए हम लोग प्रश्नों का निर्माण करते हैं, बालकों का मूल्यांकन करते हैं। तो एक शिक्षक को मूल्यांकनकर्ता के रूप में भी उपस्थित करना पड़ता है, यानी मूल्यांकनकर्ता की भूमिका भी अदा करनी होती है। तो ये 9 मुख्य भूमिकाएं होती है। मुख्य भूमिका की बात कर रहा हूँ, क्लासरूम की बात कर रहा हूँ। क्लासरूम में शिक्षक 9 मुख्य भूमिकाओं में रहते हैं, 9 मुख्य भूमिकाओं का अदा करते हैं, तब शिक्षण कार्य सफल होता है और एक सफल शिक्षक कराते हैं। तो आज के लिए क्लास यहाँ पर समाप्त होता है।